So, hello, welcome dear students. I am Abhishek Gupta and I am going to teach you theory of structures, जो कि सब्जेक्ट है बीटेक एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का, जिसका कोड है EBE 5125। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में, ये लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट कुछ लेक्चर में 1, 2, 3 में हमने क्या क्या देखा था? आपका टाइप्स ऑफ लोड्स, ठीक है, कितने टाइप के लोड्स होते हैं, क्या डिज़ाइन कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और RCC एक्सेट्रा। ठीक है, अभी हम कुछ डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो हमको यूज़ होते हैं। तो उसके पहले हमको उसको जानना पड़ता है कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज हम यही स्टार्ट करने वाले हैं कि ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, हम यही कहते थे ना नॉर्मली, बट ये होता क्या है? ये होता है इंटरनल असिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जिसका यूनिट होता है मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिख लो, एक ही चीज़ है। उसके बाद फोर्स, यहाँ से आपका फोर्स निकलता है स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, तो हमको न्यूमेरिकल में यही निकालना पड़ेगा फोर्स। ठीक है, फिर स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में कोई प्रिज्मेटिक बार कंसिडर किया हुआ है। प्रिज्मेटिक बार में जैसे ही मैंने एक टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो क्या होता है, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है, मतलब कि ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कुछ क्या होता है, स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमको इनिशियल लेंथ पता होगा, मतलब ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ पता है और जैसे ही जितना चेंज हो उसको हम मेजर कर लेंगे, डेट इज़ डेल एल। तो स्ट्रेन क्या निकला मेरा यहाँ से? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, डेट इज़ डेल एल अपॉन एल। अब देखो, स्ट्रेस दो तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला तो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है आपका शियर स्ट्रेस। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये क्या होता है, आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका ये कोई बॉक्स है। ठीक है, अब मेरे को इसमें नॉर्मल स्ट्रेस दिखाना है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी बॉक्स का, और इसके जो परपेंडिकुलर जो लगेगा लोड वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा क्या होता है? क्रॉस शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस क्या होगा देखते हैं। शियर स्ट्रेस कैसा लगता है? क्रॉस सेक्शनल के अलोंग। ठीक है, तो ये हो गया मान लो आपका कोई बार, और ये आपका कोई हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैसा लगेगा फोर्स? क्रॉस सेक्शन के अलोंग, क्रॉस सेक्शन के अलोंग। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन के अलोंग या पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लग रहा है, ये होगा आपका शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स के लिए हमको माइल्ड स्ट्रेन का कर्व पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हम स्ट्रक्चरल स्टील यूज़ करें वो कौन सा है? माइल्ड स्टील है। ठीक है, माइल्ड स्टील में क्या होता है? डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन से स्ट्रेंथ कम होता है, बट डक्टिलिटी के मामले में ज़्यादा अच्छी होती है किसके? माइल्ड स्टील की। ठीक है, तो देखो माइल्ड स्टील को मैंने UTM पे, किस पे? अल्टीमेट टेंसाइल टेस्टिंग मशीन पे इसको टेस्ट किया। कौन सा टेस्ट? टेंसाइल टेस्ट। तो मेरे को कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट हुआ। ठीक है, इसमें जो पॉइंट A है, ये पॉइंट कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट, ये यहाँ पे जो आपका हुक्स लॉ है वो क्या है? एप्लीकेबल है। जो आपका हुक्स लॉ है वो क्या है? एप्लीकेबल है, मतलब कि क्या? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो पॉइंट A के बाद क्या हो? ये जो आपका जो O से, ये पॉइंट O है मान लो, O से A जो होता है ये क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। अब देखो पॉइंट B क्या कहलाता है? इलास्टिक लिमिट कहलाता है या इलास्टिक पॉइंट कहलाता है, मतलब कि इस पॉइंट के बाद क्या होता है? आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। मतलब कि पॉइंट B तक अगर मैं किसी मटेरियल में लोड लगा रहा हूँ और जैसे ही मैंने लोड लगाया तो कुछ डिफॉर्म हुआ, और जैसे ही मैंने लोड हटाया वो अपने शेप को रिगेन कर लेता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बी पॉइंट को क्रॉस करता है, प्लास्टिक स्टेट में इंटर करता है, अगर मैं लोड लगाया और शेप चेंज किया और जैसे ही मैंने लोड हटाया तब ये अपना वापस शेप को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, इसीलिए इसको प्लास्टिक स्टेट कहा जा रहा है। ठीक है, आफ्टर पॉइंट बी है ना, उसके बाद आता है आपका सी पॉइंट को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आपका यील्डिंग स्टार्ट होता है, कहाँ से? एट पॉइंट सी से। फिर आपका आता है पॉइंट डी क्या कहलाता है? आपका लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आके आपका यील्डिंग फिनिश हो जाता है। उसके बाद जो डी से ई क्या होता है? यील्डिंग तो हो ही रहा है, बट यहाँ पे क्या? स्ट्रेस क्या आपका? कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेन हो रहा है बट स्ट्रेस क्या? उतना ही क्या? उतना ही है। इसके बाद आता है आपका एफ पॉइंट कहलाता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ठीक है,
एंड देन पॉइंट जी। पॉइंट जी में क्या होता है? पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो हमको बस पढ़ना है इलास्टिक एनालिसिस तक, मतलब कि क्या हम जो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे वो विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, मतलब कि जो अप्लाइड लोड है वो विद इन इलास्टिक लो जो आपका परमिसिबल स्ट्रेस है उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब जाते हैं आगे डिज़ाइन मेथड्स के बारे में। ठीक है, हम डिज़ाइन मेथड्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और जो IS कोड यह रहेगा हमारा वो रहेगा IS 800 1984, जो कि बेस्ड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे। ठीक है, अब क्यों? अब देखो इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टमैटिक एंड एनालिटिक डिज़ाइन मेथड। इन दिस मेथड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज कंसिडर लीनियर टिल यील्ड स्ट्रेस। बताया ना, पॉइंट O से पॉइंट A तक जो आपका स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब कि लीनियर है एकदम। ठीक है, इसीलिए वहाँ हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, देन IS 800 1984 इज बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड बिकॉज ऑफ टू टेक केयर ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द डिज़ाइन। ठीक है, द परमिसिबल स्ट्रेस इज केप्ट एज अ फ्रैक्शन ऑफ यील्ड स्ट्रेस। द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस itself is known as factor of safety। ठीक है, ये सब आगे देखेंगे, चिंता मत करो। एक नोट पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बियॉन्ड पॉइंट A स्ट्रेन इंक्रीज होता है मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू आपके स्ट्रेस। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। फिर क्या होता है, इन रीजन A to B स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जनरली हम लोग ये सोच के चलते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक जितना भी है सारा आपका प्रोपोर्शनल है, क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन, बट पॉइंट O से A तक सिर्फ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन से। पॉइंट A से पॉइंट A टू पॉइंट B स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता। ठीक है, बट हम ये मान के चलते हैं कि पॉइंट B जो है क्या है वो डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग एप्लीकेबल है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे इससे कुछ लिमिटेशंस है, और एग्ज़ाम में जनरली पूछ लेता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, आप ये बताओ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमको क्या निकालना है? बेसिकली वर्किंग स्ट्रेस निकालना, या फिर इसी को क्या बोल रहे हैं? परमिसिबल स्ट्रेस। अब परमिसिबल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है कि किसी, जैसे कि मान लो कि कोई लोड लग रहा है किसी बीम के ऊपर। ठीक है, मैंने मान लो किसी बीम के ऊपर लोड लगाया। अब मान लो कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, कितनी होगी? मान लो 10 किलो न्यूटन। ठीक है, ये उसकी होगी लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब ये एक तरह से ये क्या कहलाएगा कि हमको इसके ऊपर लोड नहीं लगाना है, या फिर अगर इससे ऊपर अगर कोई लोड आया तो क्या हो जाएगा? वो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ की परमिसिबल लिमिट होती है, तो सेम एज ही किसी भी स्ट्रक्चर के लिए उसकी परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू दी होती है, जहाँ से हम उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितना लोड को कैरी कर सकता है। फिर एक टर्म यहाँ पे आया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लो घर से मेरी मम्मी ने मेरे को एक तेल का पैकेट लेने के लिए भेजा। ठीक है, अब मान लो उस तेल के पैकेट का दाम था 100 रुपये, या फिर मान लो 90 रुपये। ठीक है, या फिर चलो मान लो 100 रुपये। आपने घर से क्या किया? सिर्फ 100 रुपये लेकर के निकला। ठीक, 100 रुपये लेके निकला, और पता चला कि आपने रास्ते में और सिर्फ 100 ही रुपये लेके निकला, और एक्स्ट्रा पैसे कुछ नहीं रखा अपने पास। और जैसे ही 100 रुपये लेकर के निकला, और आपने जैसे ही वहाँ दुकान के पास गए और दुकान से आपने तेल का पैकेट मांगा, और तेल वाले भैया ने आपको क्या दिया? तेल दिया, तेल का पैकेट, और उसका रेट बताया 110 रुपये। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि आपके पास 100 रुपये, वापस आपको क्या करना पड़ेगा? घर जाना पड़ेगा 110 रुपये लेने के लिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करता है? जैसे ठीक है, अब देखो, अब उस बंदे ने या फिर हमने अगर थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लेकर के चले होते घर से, जैसे कि मान लो 100 रुपये का तेल है, तो चलो कम से कम 120 रुपये रख लो, 130 रुपये रख लो। इससे क्या होता? मान लो अगर 10 रुपये रेट बढ़ जाता है मेरे जाते जाते तक, तो होगा क्या? मेरे को वापस लौट के नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मम्मी ने अचानक घर से फ़ोन कर दिया कि बेटा ये भी चीज़ लेते हुए आना, तो तुम्हारे पास तो पैसा उतना ही है, लिमिटेड है, तो तुम कहाँ से लेके आ पाओगे? इसलिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं, ताकि कल को फ्यूचर में अगर किसी मेरे स्ट्रक्चर पे एक्स्ट्रा लोडिंग भी आ जाता है, एक्स्ट्रा लोड भी आ जाता है, वो उसको कैरी कर सके। तो इसीलिए देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा है, इन वर्क इज बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड टू टेक केयर ऑफ अनसर्टेनिटी इन द डिज़ाइन। इन फ्यूचर कभी भी आपका लोडिंग बढ़ता है आपके किस पे? आपके स्ट्रक्चर पे, तो ये कैरी करने में उतना समर्थ है। इसीलिए हम लोग देखना वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लगभग हम लोग 10% ना एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के चलते हैं किसका? सेफ्टी का। इसीलिए हम लोग यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ किया गया है। ठीक है, इसका यही मेन रीज़न है। तो इसके बाद हम देखेंगे सेकंड टॉपिक, आपका जो मेन टॉपिक है जिसमें हमको जाना है, दैट इज़ कनेक्शन। ठीक है, तो
तो कनेक्शन मैं इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपका स्टार्ट करूँगा।